बाद, ठीक है, हम लोग किसान आंदोलन आज पढ़ेंगे। तो किसान आंदोलन जान लीजिए कि 1857 के क्रांति के बाद पहला जो आंदोलन किसानों को हुआ था यही हुआ था नील विद्रोह। क्या हुआ था? नील विद्रोह। तो ये 1859 से 60 हुआ था। क्योंकि कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे और वे नील उत्पादक किसानों को मामूली एडवांस पैसा देते थे, अग्रिम रकम दे करके उनसे शर्तनामा लिखवा लेते थे, एक पेपर बनवाते थे कि मैं जिस भाव से तुम्हें दूंगा उसी भाव से नील की मैं खरीदारी तुमसे करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रथा को लोकल लैंग्वेज में ददनी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? ददनी प्रथा। मान लिया कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैं गया, आप बोला कि नील आप बेचना चाहते हैं 20 रुपये केजी, मैं बोलूँगा कि 5 रुपये केजी मैं नील लूँगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पे पैसा दे रहा हूँ और मेरे शर्तों पे साइन कर लो और खेती करो। तो वो जो शर्त होता था, एडवांस पैसा लिया जाता, उसको क्या कहते थे? ददनी प्रथा। और ये विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। किस गांव से? गोविंदपुर गांव से 1859 से शुरू हुआ और 1860 तक ये काफ़ी जगहों में जैसे खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दीजानपुर आदि में फैल गया। और इस विद्रोह में जो लोकल नेता थे उनका नाम था दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। क्या नाम था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। 31 मार्च 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने डब्ल्यू एस सीटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग नियुक्त किया। बीपीएससी में यह परीक्षा में सवाल पूछ चुका है कि नील आयोग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो डब्ल्यू एस सीटोनकार के नेतृत्व में क्या बना? नील आयोग बना। इस नील आयोग के लोकल नेता कौन थे? क्या कहिएगा? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ददनी प्रथा समझ गए? हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। यह भी परीक्षा में पूछा है कि नील आंदोलन का समर्थन किस पत्रिका ने किया, तो क्या कहिएगा? हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी इसका क्या किया? समर्थन किया। यही पूछता है, हिंदू पेट्रियाट के हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील विद्रोह का वर्णन जो है आप जानते हैं कि दीनबंधु मित्र की प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में मिलता है। किसमें मिलता है? नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र के प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में मिलता है। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। बस इतना बात से आप इससे रिलेटेड सारे सवाल बना सकते हैं। नील विद्रोह 1859 से 60, ददनी प्रथा मतलब एडवांस पैसा देके अपने शर्तों पे खेती करवाना। कहाँ विद्रोह शुरू हुआ? तो बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में। ठीक है। कौन थे स्थानीय नेता? दिगंबर विष्णु व विष्णु विश्वास। कौन अंग्रेज अधिकारी थे जो एक नील आयोग बनाए थे विवश होकर के 1860 में? डब्ल्यू एस सीटोनकार। ठीक है। किस पत्रिका ने इस नील विद्रोह का मतलब समर्थन किया था? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने किया था अपने नाटक नील दर्पण में। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। ठीक है। अब है एक पावना विद्रोह। पावना विद्रोह तो हम लोग कैसे याद करते हैं? जब पावन है बंगाल की धरती, यानी कहाँ हुआ था ये? बंगाल में हुआ था पावना विद्रोह। तो ये बंगाल के पावना जिले में हुआ था, यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। ये क्या था कि जमींदारों द्वारा लगान की दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना और 1859 के अधिनियम में 1859 के अधिनियम के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित किया जाना। इस कारण ये विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, पावना जिले में हुआ था। ठीक है। और इस विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त ने भी किया था। ठीक है। और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी पावना विद्रोह का समर्थन किया था। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी क्या किया था? किसानों का इसमें समर्थन किया था, क्योंकि ये तो किसानों का था जमींदारों के खिलाफ। और इसमें नेताओं ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। यही इसका मेन लाइन है। पूछता है जी किस विद्रोह का टैग लाइन था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं? तो क्या होगा? पावना किसान विद्रोह
1873 से 76, 1873 से 76। ठीक है, तो ये आपका रहा। उसके बाद हम बात करते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर के बस गए थे अरब मूल के कुछ लोग। अरब मूल के कुछ लोग आके कहाँ बस गए थे? केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में, और इन्हीं को मोपला कहा जाता था। ये लोग मुसलमान किसान थे और प्रायः खेती करते थे, अथवा हिंदू जमींदारों, जिनको जिम्मी कहा जाता था, के बंधुआ मजदूर थे। जिम्मी का मतलब क्या होता था? जिम्मी का मतलब हिंदू जमींदार। तो उनका जो है बंधुआ मजदूर थे कौन? अरब मूल के कुछ लोग केरल में मालाबार क्षेत्र में आकर खेती करते थे, जिन्हें मोपला कहते थे। ठीक है, और प्रायः उच्च वर्ग के नंबूदरी तथा नायर जाति से थे। इन्हें पुलिस, कानून और अन्य अधिकारियों का समर्थन था। तो 1836 में मोपला विद्रोह हुआ था। अत्यधिक लगान के कारण 1836 में मोपला विद्रोह हुआ था। बस इतना याद रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किसने किया था? तो मोपला जाति ने किया था। कौन थे ये? तो अरब मूल के कुछ लोग थे। ठीक, और ये हिंदू जमींदारों से मतलब ये होकर के, शोषित होकर के इन्होंने ये विद्रोह किया था। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं, देखते हैं फड़के विद्रोह। फड़के, तो फड़के टाइटल आप देखते होंगे महाराष्ट्र वगैरह साइड में। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा था। और वो जो थे ब्राह्मण परिवार से आते थे। ठीक है, तो ये फड़के विद्रोह को मुख्यतः गोविंद रनाडे ने धन बहिर्गमन सिद्धांत से प्रेरित करने का काम किया था। फिर रामोसी विद्रोह आपको पता है, पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। ठीक है, फड़के विद्रोह किधर हो गया? तो वासुदेव बलवंत फड़के, ये सब महाराष्ट्र साहिब का विद्रोह था। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखिए। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए अवध में किसान सभा आंदोलन। तो अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों में ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति की नीति ने तालुकदारों को उनके काश्तकारों के मामलों में खुली छीट दे दी। लगातार बढ़ती हुई अवैध लगान तथा बेदखली से किसानों में रोष व्याप्त था। ठीक है, और इसी कारण अवध में क्या हुआ? ये किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बना था। उत्तर प्रदेश किसान सभा कब बना था? तो 1918 में बना था। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे। 1919 में प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्यवाही की गई थी। पूछता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहाँ शुरू हुआ? परीक्षा में पूछा हुआ। तो प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में ये शुरू हुआ था। ठीक है, बस इतना सा इसमें याद रखना है। अब आते हैं एक बहुत ही कमाल का, खेरा सत्याग्रह। क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा क्षेत्र में। ठीक है, किसानों ने 1918 में अकाल पड़ने और प्लेग फैलने के कारण भू राजस्व की उगाही सरकार से स्थगित करने की प्रार्थना की। मतलब गुजरात के खेरा क्षेत्र के जो किसान थे, उन्होंने, एक तो अकाल पड़ गया 1918 में, उसके साथ जो है प्लेग बीमारी भी फैल गया। तो किसानों ने सरकार से कहा कि मैं लगान देने में असमर्थ हूँ। फलस्वरूप जो है मोहनलाल पंड्या के नेतृत्व में, हार्दिक पंड्या नहीं, कौन पंड्या? मोहनलाल पंड्या। मोहनलाल पंड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कर दिया और 22 मार्च 1918 को गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिए। तो खेरा विद्रोह कब हुआ? 1918 में। और गांधी जी नेतृत्व कब ले लिए? 22 मार्च 1918 को। और विवश होकर सरकार, गांधी जी ने नेतृत्व अपने हाथ में लेते हुए सत्याग्रह का रूप इसको दे दिया। कौन सा रूप दे दिया? सत्याग्रह का रूप। विवश होकर सरकार ने एक सरकारी दस्तावेज जारी करके केवल समर्थ किसान से लगान वसूलने का आदेश दिया। गांधी जी के साथ इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक ने गुजरात सभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। कहाँ हुआ? गुजरात के खेरा क्षेत्र में। क्या कारण थे? तो 1918 में अकाल पड़ना और प्लेग बीमारी फैलना। ठीक है, किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ? मोहनलाल पंड्या के। गांधी जी कब आ गए? 22 मार्च 1918 को।
किसका रूप दिया गांधी जी ने? सत्याग्रह का रूप दिया। सरकार ने अंत में हार मानी और कहा कि मैं केवल समर्थ किसान से ही क्या लूंगा? लगान वसूलूंगा। उसके बाद है एका आंदोलन। एका आंदोलन अवध में 1921-22 में चला था। अवध के किसानों ने 1921-22 में कौन सा आंदोलन चलाया था? एका आंदोलन, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। कौन किया था नेतृत्व? मदारी पासी ने। ठीक है, तो इसका कारण था, इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी और किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। तो ये बीपीएससी 1994 में पूछा है, जो बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। किस आंदोलन का मांग था? एका आंदोलन का। एका आंदोलन कौन किया? मदारी पासी ने। कब किया? 1921 में। कहाँ किया? अवध प्रांत में किया। अवध प्रांत में किया। क्लियर है? बताइए। यह आंदोलन मुख्यतः यादवों व पासियों द्वारा संचालित होता था। यादव और पासी लोग इसको संचालित किए थे। ठीक है, अब हम आते हैं बारदोली आंदोलन 1928। काफ़ी फेमस है बारदोली आंदोलन, है ना जी। तो 1928 गुजरात के सूरत ज़िले में बारदोली तालुका पड़ता है। उसमें 1928 में लगान न देने का आंदोलन चला था किसानों का। गुजरात किसान आंदोलन में किसानों के अलावा अश्वेत जन नामक जनजाति के लोग भी सहयोग किए थे। उनको काली पराज कहा जाता था और यह जनजाति हाली पद्धति अथवा बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश थी। इनकी आबादी बारदोली में 60% थी। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यों के द्वारा इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है कि ये आंदोलन जो है किनके देखरेख में होता है। तो कहने का मतलब जो हुआ, कहानी कुछ ऐसी होती है कि हाली पद्धति का विरोध हो रहा था और दूसरी ओर 1926 में कपास की गिरी कीमतों के बाद बारदोली में लगान की दर 22% बढ़ा दी गई, जिससे विरोध किसानों ने किया। और किसान समिति के सदस्य व स्थानीय नेता कौन थे इसमें बारदोली सत्याग्रह में? वल्लभ भाई पटेल। जो खेरा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और बलखार सत्याग्रह के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे, तो इनको बुलाया गया। ठीक है, और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाया, जिसमें कस्तूरबा गांधी थी, बम्बई की पारसी महिला मिट्ठू बेन थी। ठीक है, भक्ति बा थी गोपाल दास की पत्नी, मनी बेन पटेल थी, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री का नाम क्या था? मनी बेन पटेल। शारदा बेन शाह, ये सब महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि से क्या किया? बारदोली की महिलाओं की ओर से विभूषित करने का काम किया। बारदोली की महिलाओं की ओर से कहे सरदार का उपाधि गांधी जी ने किनको दिया? तो क्या कहिएगा? वल्लभ भाई पटेल को। कभी पूछ लीजिए से मतलब बारदोली की महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कस्तूरबा गांधी कर रही थी। कौन कर रही थी? कस्तूरबा गांधी। और इस आंदोलन के जनमत से बाध्य होकर के सरकार ने न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड द्वारा और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा इस मामले की जांच कराई और 22% का लगान दर घटा करके कितना हो गया? मात्र 6% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6%। तो गुजरात के 1928 सूरत जिले में बारदोली तालुका में लगान न देने का आंदोलन बारदोली आंदोलन, नेतृत्व कौन किए? सरदार पटेल किए। ठीक है, कब किए? 4 फरवरी 1928 को किए। ठीक है, इसमें महिलाओं ने भी खूब भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, मिट्ठू बेन, भक्तिबा, मनी बेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी की पुत्री शारदा बेन पटेल, शारदा बेन शाह, ये लोग भाग लिए। बारदोली आंदोलन की महिलाओं यानी खास करके कस्तूरबा गांधी की आकांक्षाओं के अनुसार गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें कौन सा उपाधि दिया? सरदार का उपाधि दिया। अंत में विवश होकर के अधिकारी ब्लूमफील्ड ने तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले का जांच कराया और 22% का लगान कितना कर दिया? मात्र 6%। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो बिहार के चंपारण जिले में आपको पता है किसानों को जमीन के 3/20 हिस्से, यानी आपको पता है सब कोई गांव से इसमें है, 1 बीघा जमीन में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। तो फिक्स किया था कि पर बीघा के 3 कट्ठा में तुम्हें नील की खेती करनी ही है, यानी 17 कट्ठा में दूसरा किस करो? 3 कट्ठा में करना पड़े, इसलिए इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे।
19वीं शताब्दी में रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया था। अब देखिए ऐसा नहीं कि गांधी जी का, देखिए किसी का चलना होता है तो चल जाता है, और नहीं चलना होता है तो कितना भी मेहनत करता है नहीं चल पाता है। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी यहाँ के बड़ा सा कमाल किए। उस समय क्या था, जर्मनी वगैरह में आधुनिक कृत्रिम नील बनने लगा था, ठीक है, कृत्रिम नील बनने लगा था। अतः यूरोपियों को नील की खेती बंद करनी थी। किसान भी यही चाहते थे। मालिकों ने किसानों से अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी जैसे सरवेसी यानी बढ़ा हुआ लगान तथा एक मुश्त मुआवजा की दरों में मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। तो ये जो कहानी है लगान वाला, 3 कट्ठा प्रति 3 कट्ठा 1 बीघा में करना है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना है, 3 कट्ठा पद्धति। तो इससे विरोध में ये पहला विद्रोह 1908 में हुआ। और 1917 में क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया 1917 में, ठीक है, क्योंकि 1916 में आपको पता है जो 1916 में गरम दल नरम दल का जो फूट पड़ा था 1907 में, उसका बैठक कहाँ हो रहा था 1916 में, लखनऊ में। लखनऊ में ही जब अधिवेशन हो रहा था उसमें गांधी जी पहुँचे थे, और वहीं पर जा कर के जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा कि ऐसे हम लोग का दशा है जो आप चलिए। तो गांधी जी वहाँ क्या किए कि बात को उतना ध्यान नहीं दिए, बोले कि मैं आ जाऊँगा, हल्का में लिए। लेकिन फिर 1916 के बाद जो है फिर एक बैठक हो रहा था बंगाल वगैरह में, वहाँ पे फिर गांधी जी के सामने राजकुमार शुक्ल जाके खड़ा थे। तो गांधी जी को लगा कि नहीं हमको जाना ही पड़ेगा, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, और अंत में गांधी जी गए। तो सहयोगी थे ब्रज किशोर, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। कभी कभी आप डीप सवाल पूछेगा तो इनका नाम दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सब नहीं था। राजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, ये सब सभी आदि के साथ गांवों का दौरा गांधी जी किए। सरकार ने एक जांच आयोग बनाया और 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त किया, ठीक है, और बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने को क्या हो गए, तैयार हो गए। और इस सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व से रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया, महात्मा का उपाधि दिया। किंतु गांधी जी जो इस सत्याग्रह किए थे, तो पूछता है कि गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध कौन किया, ये भी परीक्षा में पूछा है। तो विरोध किया NG रंगा। कौन विरोध किया, NG रंगा, NG रंगा विरोध किया, ठीक है। हाँ, रंगा गए थे नीला रंग से, इसलिए विरोध कर दिए, NG रंगा, ठीक है। फिर तेभागा आंदोलन, बंगाल में चला था तेभागा आंदोलन। बटाईदार किसानों का संघर्ष था जिसका नेतृत्व कंपा सिंह और भवन सिंह कर रहे थे। तेभागा आंदोलन का कौन कर रहे थे बंगाल में, 1946 से 50 में आंदोलन चला था तेभागा आंदोलन, ठीक है। फिर एक तेलंगाना आंदोलन चला था, उसके नेता कमरैया थे, हैदराबाद तेलंगाना में चला था 1946 से 51 में तेलंगाना आंदोलन। छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा यहाँ छापामार युद्ध प्रणाली अपना कर यहाँ के किसानों ने भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला कृषक संघर्ष का नेतृत्व किया। अब इसमें सवाल मैं सीधे आपको बोलता हूँ कि पूछता है कि किस मतलब आंदोलन में छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा किसानों ने चलाया, तो क्या कहिएगा, तेलंगाना आंदोलन। छापामार युद्ध प्रणाली कौन आंदोलन में हुआ, तेलंगाना आंदोलन में, ठीक है। ये सब सवाल पूछ देता है, उसका मेन पॉइंट, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं एक जो है काफ़ी खास है जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय किसान सभा, ये पढ़ना पड़ेगा। 1920 के आरंभ में हुए किसान आंदोलन ने बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की किसान सभाओं के गठन के लिए 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा बना था। कब बना था अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र के प्रयास से 1920 में। और 1929 में बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से बना। बिहार किसान सभा किनके प्रयास से बना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से 1929 में बना, ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा जब बना तो इनका गठन कहाँ हुआ, 1936 में लखनऊ में हुआ। ये सब मेन चीज़ है। जैसे पूछेगा कि सबसे पहले अवध किसान सभा 1920 में बना, 17 अक्टूबर 1920 को, किनके नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र के, ठीक है।
बिहार किसान सभा 1929 में बना, किनके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में क्या बना? बिहार किसान सभा। फिर पूछेगा आपको जो, उसके बाद आपको पूछता है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1936 में हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के देखरेख में। अखिल भारतीय किसान सभा, देखिए बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद के प्रयास से 1929 में, ठीक है, लेकिन जब अखिल लगा देगा अखिल भारतीय किसान सभा तो ये 1936 में होगा। और इसके भी कौन होंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन महासचिव होंगे NG रंगा। समझ गए? और इसमें क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू भी भाग लेंगे 1936 वाले में। और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाएगा। 1 सितंबर 1936 को क्या मनाया जाएगा? किसान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो मुझे लगा, जो केवल जो मेन चीज़ जो आपको जुबान पे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? पूरी तरह से जुबान पे, मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। अब आपका जो चैप्टर है, भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत, विरासत में क्या क्या मिला आपको, तो ये विरासत ही पढ़ना है। तो कितना दिन शासन किया? 200-300 बरस किया, तो छोटा मोटा विरासत नहीं ना देगा जी? बोलिए, देगा छोटा मोटा विरासत? अच्छा खासा विरासत देगा। वो चैप्टर जब आप पढ़ लीजिएगा तो सीधे भारत का स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़िएगा, और आपका मैं आधुनिक भारत का काम क्या करूँगा? ख़त्म कर दूँगा। समझे? स्वतंत्रता संग्राम बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, मतलब आपका 2 चैप्टर है केवल बचा हुआ आधुनिक भारत में, 2 चैप्टर। लेकिन इस 2 चैप्टर को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊँगा तो 1 सप्ताह चाहिए मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद मेरा टारगेट है कि इस पूरे में जो परीक्षा दृष्टि का मेन पॉइंट परीक्षा में पूछा हुआ है, और जो सवाल है परीक्षा में पूछा हुआ, इसको फिर मैं एक बार अपने से आप लोग को करा दूंगा। मतलब कंप्लीट इस बुक का ऐसा निचोड़ दूंगा कि आप कहिएगा जी हाँ, मेरा काम अब चल जाएगा। ठीक ना?